हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट, और यह है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहा था कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, साथ में स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। यानी जो स्केलेटन बने, जो आईयूपीएससी नेमिंग के लिए हम स्केलेटन तैयार करते हैं, ये सेम होना चाहिए। ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टीरियो का मतलब होता है सराउंडिंग स्पेस। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर ड्यू टू स्पेशल अरेंजमेंट of group or atoms is said to be stereoisomerism, and this phenomena is known as stereoisomerism. Stereoisomers and phenomena is stereoisomerism. तो यहां हमने क्या कहा है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स का या ग्रुप का, ये डिफरेंट मिलेगा आपको, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं इसमें। तो इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो में हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चरल स्टीरियो को फिर कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल में। कॉन्फ़िगरेशनल हमने कहा था कि जिसको हम रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाए, कन्फर्मेशनल में कहा था इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशनल के अगेन टू पार्ट्स थे, और वो थे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। एक एक करके हम देखते हैं। आज हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें, क्या कहेंगे इसमें डेफिनेशन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये स्टीरियो की कंडीशन है। बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेम एटम और ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर डायरेक्शन जो होगी वो डिफरेंट होंगी, एटम्स के अटैच्ड होने की डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों। और ये डायरेक्शन नॉन इंटरकन्वर्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? अगर कोई रोटेशन हो रहा हो इजीली, वो तो हो गया फ्री रोटेशन। लेकिन अगर वो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, यानी रोटेशन हो ही नहीं रहा हो, तो वो हो जाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और इसकी वजह से अगर हमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये किस किस में देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्साइम में, एजो कंपाउंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम एल्कीन की बात करते हैं। सबसे पहले एल्कीन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और इसमें क्या सारे एल्कीन जीआई शो करेंगे? नहीं, सारे एल्कीन नहीं करेंगे। इसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? Two different groups on each double bonded carbon atom. Two different group on each double bonded carbon atom. जैसे यहां देखें, अब हमें यह देखना है, जब हम कार्बन को चेक कर रहे हो कि ये जीआई करेगा कि नहीं, तो जब हम एक कार्बन के ग्रुप चेक कर रहे हो, तो हमें दूसरे कार्बन से कोई मतलब नहीं है। जैसे फर्स्ट कार्बन को चेक करते, पहले ए एंड बी डिफरेंट ग्रुप हैं। अब ए को हमने सेपरेट कर, फर्स्ट कार्बन को सेपरेट कर दिया, सेकंड कार्बन पर आते हैं। सेकंड कार्बन पर भी दोनों डिफरेंट। हां, यह हो सकता है कि दो डिफरेंट कार्बन के ग्रुप सेम हो जाएं, लेकिन एक इंडिविजुअल कार्बन के ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट में देखें, हो सकता है कि वो चारों ही डिफरेंट हो, ऑल फोर आर डिफरेंट, ए बी अल्फा बीटा सारे डिफरेंट हैं, तो भी हो जाएगा। यहां पर देखें, ए अल्फा ये भी हो जाएगा, ये भी डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इंडिविजुअल कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने जरूरी हैं। नेक्स्ट देखें इसके अंदर। अब यहां पर ये तो हो गया कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब ये देखते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
क्या कहें उन कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसमें इस कॉन्फ़िगरेशन, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एल्कीन के अंदर। पहला हमने लिया है उसमें सिस ट्रांस, सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट कार्बन आर सिचुएटेड इन सेम साइड, तो ये हो जाएगा सिस। और वो जो सेम ग्रुप हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम कह देंगे ट्रांस। हमने कहा सेम ग्रुप अपोजिट ग्रुप, सॉरी सेम ग्रुप अपोजिट साइड सेम साइड, सेम ग्रुप दोनों अलग अलग कार्बन के देखने आपको। जैसे एग्जांपल देखें, ये हमने एक एग्जांपल लिया सिस टू ब्यूटीन, ब्यूटीन यानी 4 कार्बन की चेन और मिडिल में डबल बॉन्ड। यहां हम देख रहे हैं कि जो सिमिलर ग्रुप है, चाहे वो CH3 हो चाहे हाइड्रोजन, ये सेम साइड। अच्छा, आपने को साइड कौन सी देखनी है? ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड वाले जो लाइन है इसको हम रेफरेंस मान लेंगे। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर सेम साइड है, रेफरेंस के नीचे सेम साइड है। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऊपर और नीचे है तो वो डिफरेंट साइड हो गई, अपोजिट साइड। जैसे यहां देखें, यहां हमने वही रेफरेंस लाइन मानी, तो CH3 रेफरेंस लाइन के ऊपर, एक CH3 रेफरेंस लाइन के नीचे, तो इनको हम कहेंगे अपोजिट साइड। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। नेक्स्ट देखें, अब इनकी हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे हैं। क्या सिस ट्रांस जो आइसोमर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? क्योंकि हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में तो ये कह दिया था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं कि डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती हैं जो हम रिएक्शंस में देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहां देख रहे हैं। और कंपैरिजन किस में कर रहे हैं? कंपैरिजन हम सिस एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन में। चलिए एक बार वापस 2 ब्यूटीन को देखते हैं। ये 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर सिस एंड ट्रांस, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले हम एक पॉइंट रिमेंबर करना चाह रहे हैं और वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां जो डायरेक्शन होगी ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये sp2 कार्बन जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डायरेक्शन इस तरह से है। अब ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन क्या है? एक एंगल बनाते हुए। यहां अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन ऑलमोस्ट अपोजिट, और जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई डाइपोल होते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगा। यहां जो हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा ये नॉन जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट यही डिसाइड करेगा इसकी कम से कम 2 to 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए ये हमने देख लिया कि इस तरह से हमें डायरेक्शन देखनी है डाइपोल मोमेंट की, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए अब इसको देखते हैं वापस। तो यहां पर हम देखें, इसमें यहां हम क्या देख रहे हैं कि वो जो कंपैरिजन हम देख रहे थे सिस और ट्रांस, सबसे पहले स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि सिस जो फॉर्म होती है, सिस फॉर्म, इस सिस फॉर्म में जो ग्रुप्स होते हैं वो पास में होते हैं, रिपल्शन ज्यादा होता है उनमें। हम एक बार अगर स्टेबिलिटी को देखें तो यहां इनमें क्या होगा, स्टेबिलिटी में इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, सिस वाले में रिपल्शन पास में है, ट्रांस में रिपल्शन कम हो जाएगा। और हम जानते हैं रिपल्शन जितना ज्यादा होता है स्टेबिलिटी कम, यानी ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा हो जाएगी। रीजन क्या है? रिपल्शन। सेकंड फैक्टर, सेकंड पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। अभी अभी हमने देखा था डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, क्योंकि ट्रांस में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसमें पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी ज्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी दोनों ही सिस के ज्यादा होते हैं ट्रांस से। रीजन भी यही है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर।
पैकिंग एफिशिएंसी, एक कंपाउंड की पैकिंग एफिशिएंसी पर। और पैकिंग एफिशिएंसी एक प्रैक्टिकल पैरामीटर है जिसको हम जब एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी सिस से ज्यादा आती है, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा आएगा ड्यू टू पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखें, ये तो थी इसमें कंपैरिजन। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है इजेड। एक्चुअल में क्या होता है, सिस ट्रांस सबके नहीं होते हैं, सबके नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने कहा सेम ग्रुप सेम साइड या सेम ग्रुप अपोजिट। अब जरूरी तो नहीं कि दोनों कार्बन के ग्रुप सेम हो, यानी हम एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं जिसमें ग्रुप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बता सके, और वो है इजेड कॉन्फ़िगरेशन। इजेड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये 4 डिफरेंट ग्रुप है, इनका हम सिस ट्रांस नहीं दे सकते, तो हम इनका इजेड दे देंगे। हालांकि इजेड सिस ट्रांस का भी होता है, इजेड तो सबके लिए है, सिस ट्रांस में लिमिटेशन होती है, इजेड में नहीं होती। अब ई किसको कहें, जेड। ई जो है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, ये है ई की फुल फॉर्म है एंडजेजन, इसका मीनिंग होता है अपोजिट साइड, और जेड है जूसामिन और इसका मतलब होता है सेम साइड। कैसे डिसाइड करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे हमने ई में कहा था अपोजिट साइड, हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, 1-2-1-2 प्रायोरिटी, या हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी कहें, या टॉप प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, ये इस तरह से। अगर अब ये जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम प्रायोरिटी वाले, तो इसको हम कह देंगे कि ये ई है। और अगर ये जो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है तो ये ई है, और यही सेम प्रायोरिटी अगर सेम साइड में है तो ये जेड। ई अपोजिट, ई एंटी, एंटी अपोजिट, याद रखने के लिए। तो ये इस तरह से। अब इसके रूल देखते हैं कि हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें कि टॉप प्रायोरिटी पे है कि लो प्रायोरिटी पे। तो इसमें पहले हम देख रहे हैं प्रायोरिटी रूल, और 3 साइंटिस्ट, कोहेन, इनगोल्ड एंड प्रीलोंग, ये 3 साइंटिस्ट हैं, और इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक रूल दिया कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो भी ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होते हैं, इनको प्रायोरिटी जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देनी है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको हाई प्रायोरिटी। जैसे एक एग्जांपल, कार्बन से आयोडीन कनेक्टेड है, फ्लोरीन कनेक्टेड है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाई, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन सेकंड प्रायोरिटी। राइट साइड में आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, हम जानते हैं ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लोरीन सेकंड। ये प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, और ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको हम कह देंगे कि ये जेड फॉर्म है, जेड, सेम प्रायोरिटी सेम साइड। लेकिन अगर यहां देखें, फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, नाइट्रोजन को सेकंड, नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, कार्बन को सेकंड। डायरेक्टली अटैच्ड एटम का हमें एटॉमिक नंबर देखना है, और यहां ये हो जाएगा ई फॉर्म, ये हो जाएगा ई फॉर्म, अपोजिट साइड। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, ये तो था फर्स्ट। सेकंड रूल में यह है कि अगर फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम मिले तो फिर हमें नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करना है। जैसे यहां नाइट्रोजन और कार्बन, यहां तो फर्स्ट में ही डिफरेंट आ गया, ठीक है, इसके बाद सेकंड यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन एक रूल और यहां पर, जो यहां रूल है वो है आइसोटॉप के लिए, कि अगर एटॉमिक नंबर सेम मिल जाए, एटॉमिक नंबर अगर सेम मिले तो हमें एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देनी है। जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, सेम एटॉमिक नंबर है, आइसोटॉप है, तो प्रायोरिटी ड्यूटेरियम को फर्स्ट देंगे, जो भारी होगा वो भारी पड़ेगा अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो, यानी आइसोटॉप के केस में। तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, अगेन ई। नेक्स्ट देखें, जो हम रूल की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, यानी फर्स्ट रूल में बोल दिया था जिसको, उसको हम रिकॉल कर रहे हैं वापस, कि अगर फर्स्ट एटॉमिक नंबर सेम है तो हमें सेकंड एटम को प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट अगर कार्बन है तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी यहां पर दोनों कार्बन, यहां कार्बन के आगे सिर्फ एक कार्बन, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। यहां देखें कार्बन के आगे सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन के आगे कार्बन भी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, ई फॉर्म।
एक ही एग्जांपल भी देखें, लेफ्ट साइड में देखें तो कार्बन के आगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन, लेकिन कार्बन के आगे है एक OH। अब यहां यह ध्यान रखना है, चाहे लेस एटॉमिक नंबर के कितने भी हों, एक हाई एटॉमिक नंबर वाला अकेला ही भारी पड़ जाता है। OH अकेला ही भारी पड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा। ऐसे नहीं सोचेंगे कि तीनों कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर ऐड कर दे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं। एक अकेला एटॉमिक हाई एटॉमिक नंबर वाला एक अकेला एटम भी लेस एटॉमिक नंबर वाले कितने भी एटम से ज्यादा डोमिनेट करता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। ऐसे ही यहां पर देखें CH2, यानी कार्बन के आगे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, यहां CH और यानी 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। तो यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि नीचे वाले ग्रुप को फर्स्ट देंगे। सेम प्रायोरिटी सेम साइड, ये हो जाएगा Z। नेक्स्ट रूल नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। ये मल्टीपल बॉन्ड के लिए है। ये रूल मल्टीपल बॉन्ड, एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि हम उसको 2 ग्रुप मान लें। जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसका मतलब हम ये मान लें कि कार्बन से 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अगर हम ये देखें यहां पर तो कार्बन के आगे 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये मान लेते हैं कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है, यानी जितने बॉन्डिंग उतने ही ग्रुप्स उनको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना, जितनी बॉन्डिंग, क्योंकि हमें वैलेंसी से मतलब है। कार्बन के आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन की दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रही है, यानी दोनों वैलेंसी पर ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन है, ऐसा मान लेंगे। चलिए देखें, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखा हमने कार्बन से कार्बन कनेक्टेड, फर्स्ट एटम सेम, इसके आगे नाइट्रोजन है, इसके आगे ऑक्सीजन है। तो यहां से तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से हाई है। इस साइड में अगर आए तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन। तो यहां नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे, 3 कार्बन वाले को 2 कार्बन पर प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद अगर राइट साइड में देखें, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, अब ये नहीं देखेंगे कि कार्बन के आगे और 3 कार्बन है, यहां नाइट्रोजन पहले आ गया, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट। नाइट्रोजन पहले आया तो नाइट्रोजन को एटॉमिक यहां प्रायोरिटी मिल गई। नेक्स्ट अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में यहां डबल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन, यहां ऑलरेडी 3 कार्बन है, और ऑलरेडी अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रायोरिटी देंगे। ये नहीं सोचें कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें, ऐसा नहीं सोचना आपको। यहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते कब, जब ऊपर डबल बॉन्ड होता, नीचे 2 कार्बन होते, तो ऐसे में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते। लेकिन यहां स्टिल 3 कार्बन है तो इसको प्रायोरिटी देंगे। ये हो जाएगा, अपोजिट साइड है E। एक और एग्जांपल, अगर हम लेफ्ट में देखें तो यहां कार्बन के आगे क्लोरीन है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, लेकिन कार्बन से डायरेक्टली, यहां पर हम देखें कार्बन से तो डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच्ड हो गया, और अगर डायरेक्टली हाई एटॉमिक नंबर आ गया तो इसी को प्रायोरिटी दे देंगे। इसके बाद अगर राइट साइड में आए तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 ऑक्सीजन, तो यहां 1 ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन को 1 ऑक्सीजन पे प्रायोरिटी देंगे, 1 2, और इस तरह से ये भी हो जाएगा E। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के बाद अब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट कैसे करें एल्कीन के अंदर। तो इसके लिए हमने, अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, आइदर EZ और सिस ट्रांस। लेकिन अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो तो क्या करें, तो इसकी हमने कंडीशन बना रखी है। पहली कंडीशन तो यह है कि जो पॉलीइन है वो अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाए। तो अनसिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू द पावर n। n है यहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच शो GI। जो GI शो करने वाले डबल बॉन्ड है वो काउंट करने हैं। यहां एक फॉर्मूला लिया और इसमें हमने देखे 2 डबल बॉन्ड्स विच शो GI, और यहां n की वैल्यू 2, तो टोटल आइसोमर्स जो होंगे स्टीरियो आइसोमर्स वो हमें मिल जाएंगे 4। सेकंड केस अगर ये दोनों ग्रुप सेम हुए तो, यानी सिमेट्रिकल हुआ तो, अगर पॉलीइन सिमेट्रिकल है, अगेन 2 कंडीशंस।
हो सकता है कि वो जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर्स में हो सकता है ऑड नंबर में हो। अगर वो इवन नंबर्स में है, इवन नंबर में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला जीआई का अगर टू द पावर n-1, ये तो फिक्स रहेगा चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, लेकिन टू द पावर p-1 ये इवन ऑड के लिए डिफरेंट रहेगा। इवन में ये फॉर्मूला लगेगा, p होगा n/2 और ऑड के लिए ये होगा n+1/2। और यहां पर हम देखें एक एग्जांपल, यहां हमने जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं 1 2 3, और ये 3 जो है ऑड में है, और ऑड में है तो ऑड के लिए फॉर्मूला n+1/2, 3n+1/2 यानी कि 2, तो p की वैल्यू 2 आ गई, और जब कंप्लीट वैल्यू हमने इसमें पुट की तो ये आंसर आया हमारा 6। आप इस कैलकुलेशन में कर सकते हैं, ऑड है, ऑड के लिए आपने ये फॉर्मूला काम में ले लिया, यूज कर लिया। अब ये तो था जीआई इन एल्कीन। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था 4 टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें जीआई हम देखेंगे, एल्कीन, ऑक्साइम, साइक्लोएल्केन, एजो कंपाउंड, ये 4 टाइप के थे। सेकंड इसमें हम ले रहे हैं जीआई इन ऑक्साइम। ऑक्साइम, और ऑक्साइम के अंदर अगर हम जीआई देखें तो ऑक्साइम एल्डिहाइड कीटोन से बनते हैं, एल्डिहाइड से बने तो एल्डोक्साइम, कीटोन से बने तो कीटोक्साइम। पहले इसमें अगर एल्डोक्साइम की बात करते हैं तो एल्डोक्साइम में ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया एक तरह से। अगर HOH सेम साइड में हुए तो इसको कहेंगे सिन एल्डोक्साइम। जैसे एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम है सिन एसिटाल्डोक्साइम। HOH अपोजिट साइड में हुए तो ये हो जाएगा एंटी एसिटाल्डोक्साइम, एंटी एल्डोक्साइम। वैसे तो सारे ही एल्डोक्साइम जो है वो जीआई शो करते हैं। एक फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, जो जिसके ऑक्साइम जीआई शो नहीं करते। तो एक्सेप्ट फॉर्मेल्डोक्साइम ऑल एल्डोक्साइम शो जीआई, सिन एंड एंटी। अब कीटोक्साइम की अगर हम बात करें, कीटोक्साइम में यह कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो कीटोन के दोनों तरफ कार्बन चेन होती है सीओ ग्रुप के, यानी ऑक्साइम के दोनों तरफ जो कार्बन चेन है, इट शुड बी डिफरेंट। ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। और अगर ये डिफरेंट टाइप की होंगी तो ही जीआई होगी। और इसमें अब इसमें सिन एंटी हम कैसे बनाएं? तो इसमें प्रायोरिटी ग्रुप जो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर वो OH की तरफ हो, प्रायोरिटी ऑर्डर एंड OH सेम साइड में हो, तो इसको कहेंगे सिन, और प्रायोरिटी ग्रुप और OH अपोजिट साइड में हो तो एंटी। कैसे? ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल, इसमें इथाइल प्रायोरिटी में पहले आएगा, तो इथाइल और OH अपोजिट साइड एंटी, इथाइल OH सेम साइड सिन। तो इस तरह से हम ऑक्साइम में जीआई देख लेंगे, एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम में। कीटोक्साइम में कंडीशन आपको बता दी, बोथ एल्काइल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट देखें, उसके बाद एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में जीआई बहुत आसान होती है। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई, यानी जितने भी एजो कंपाउंड है सब जीआई शो करेंगे। तो यहां वो कंडीशन नहीं लगेगी कि कौन करेगा कौन नहीं। यहां पर नेक्स्ट देखें, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजी है, ये भी सिन एंटी है। अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड में हुए, क्योंकि लोन पेयर को भी एक ग्रुप कंसीडर करते हैं, दोनों लोन पेयर सेम साइड सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड एंटी, ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये लास्ट आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड, जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड। और जीआई साइक्लिक कंपाउंड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। साइक्लिक कंपाउंड के जितने भी कार्बन है इंडिविजुअल मूव नहीं कर सकते, पूरा मॉलिक्यूल मूव करता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होता है सिंगल बॉन्ड में भी, इसीलिए ये जीआई शो करेंगे। कंडीशन क्या है जीआई की? 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन एनी 2 कार्बन ऑफ साइक्लिक चेन, यानी इस बार एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है, एनी 2 कार्बन, पूरी साइक्लिक चेन में कोई भी 2 कार्बन ऐसे मिल जाएं जिस पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो जीआई हो जाएगी। जैसे यहां पर हमने देखा ये 2 कार्बन है, इस कार्बन के हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट, हाइड्रोजन क्लोरीन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा ही है, सेम साइड सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। तो इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड में भी जीआई शो कर सकते हैं। तो ये था साइक्लिक कंपाउंड में जीआई, और ये था
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।